ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा बाइनोमियल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ी है। ठीक है, आई होप प्रोबेबिलिटी के सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों को अब क्लियर होंगे। तो प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने निकाली, प्रोबेबिलिटी बेसिकली होती है पॉसिबिलिटी किसी भी इवेंट की होने की या ना होने की। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी का ही हिस्सा है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन and binomial distribution are the ways of finding probability when we have repeated events। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी में हमारे पास नॉर्मल और बाइनोमियल जो काम कर रहे होते हैं ये वही काम है जो हम लोग पीछे सीख कर आए सब में। ठीक है, बस ये हमें थोड़ा सा इजी कर रहे होते हैं हमारे लिए। जैसे DRV भी हमारे पास पीछे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने बनाना सीखा, तो वो भी बेसिकली हमारे लिए हमारा काम आसान कर रहा था। ठीक है, ऐसे ही था। तो इनका भी मकसद बेसिकली हमारे पास यही है कि हमारे लिए काम आसान कर। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहली चीज जो मैं डिस्कस करूंगा वो वर्डिंग डिस्कस करूंगा। When to use binomial and normal। ठीक हो गया, ऑन सीन है। तो भाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास बेसिकली और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल हमारे पास तब होती है जब हमारे पास वर्डिंग आए कुछ इस तरह की, एट लीस्ट, एट मोस्ट, मोर देन, लेस देन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है ना कि हम लोग को पता चले कि कब हम लोगों को क्या इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो बेसिकली यही है हमारे पास कि हम लोगों को ये पता चले कि हम लोगों को किस वक्त क्या चीज इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो जो वर्डिंग बाइनोमियल और नॉर्मल के क्वेश्चंस में इस्तेमाल की जाती है वो एट लीस्ट, एट मोस्ट, मोर देन, लेस देन, फ्यूअर देन, ग्रेटर देन। ठीक है, और इन सब के सिनोनिम्स। ठीक है, अच्छा, एक और चीज होती है एग्जैक्टली। ये वर्डिंग जब भी दिखेगी तो हम लोग बाइनोमियल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। अब बाइनोमियल या नॉर्मल में से कौन सा लगाएंगे ये एक अलग बहस है। ठीक है, अभी उस पे नहीं जाते, अभी ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी रिपीटेड इवेंट्स हो रहे हो तो उसमें हम लोग बाइनोमियल और नॉर्मल का इस्तेमाल करते हैं। उन रिपीटेड इवेंट्स में हमारे पास अगर इस तरह की वर्डिंग्स आ रही हो तो हम लोग बाइनोमियल और नॉर्मल का इस्तेमाल करेंगे। कौन सी है, कोई कंफ्यूजन? इस सब में कोई कंफ्यूजन नहीं है, चलने आगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब हम लोग कुछ चीजें देख लें कि हमारे पास बाइनोमियल में क्या होता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास दो इवेंट होने चाहिए। द आउटकम of events must be either success or failure। ठीक है, सबसे पहली बात, the outcome of the event must be either success or failure। तो probability of success को हम लोग कहा करेंगे P, and probability of failure को हम लोग कहा करेंगे Q। ठीक हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम लोग P कहा करेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को हम लोग Q कहा करेंगे। अच्छा, अब होगा क्या,
बाइनोमियल लिखने का तरीका भी देख लेते हैं। n, p, n है नंबर ऑफ इवेंट्स, ये नंबर ऑफ आउटकम्स, और p है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अगर मैं इसका एक कॉन्सेप्ट दूं कि बाइनोमियल कहाँ इस्तेमाल होना चाहिए, तो देखो इस तरह का सीन है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बल्कि एक कंपनी है, ठीक है, और वो क्या बना रही है, वो बल्ब्स बना रही है, ठीक है, और कुछ बल्ब हमारे पास खराब निकलते हैं, कुछ बल्ब हमारे पास सही निकलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास 0.2 प्रोबेबिलिटी है कि बल्ब हमारे पास खराब निकले, ठीक है। अब बात यह है कि मैंने कहा एक रैंडम सैंपल उठा लिया 20 बल्ब्स का। अब उस 20 बल्ब में से मैंने ये चेक करना है कि कितने मेरे पास फॉल्टी हैं, जबकि फॉल्टी की प्रोबेबिलिटी मेरे पास है, ठीक है। मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अब 20 में कितने फॉल्टी हैं, तो इस केस में हम लोग क्या लगाएंगे, बाइनोमियल, ठीक हो गया। लेट सपोज अगर मैं कहता हूं अ कंपनी मैन्युफैक्चर it have 2% of failure rate of every bulb independently। ये इंडिपेंडेंटली का क्या सीन है अभी मैं बताता हूं, ठीक है। अच्छा जी, a sample of 20 bulbs is taken and find the probability at most 2 of them are faulty, ठीक हो गया। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है मैं बाइनोमियल से। तो बाइनोमियल में सबसे पहली चीज तो मैं ये देखता हूं मुझे क्या क्या चाहिए, एन, पी, क्यू एंड सबसे इंपॉर्टेंट आर। एन क्या है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। पी क्या है मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है ना, तो अभी इस केस में मेरे लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बेसिकली बल्ब का फेलियर होना है, ठीक है। ये बात याद रखना, सक्सेस फेलियर को ऐसे मत लो कि सक्सेस और फेलियर है, नहीं। अभी इस केस में क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी फेलियर ऑफ बल्ब की निकाल रहा हूं, तो फेलियर ऑफ बल्ब अब मेरे पास सक्सेस बन गई है। मतलब चलो सक्सेस फेलियर का अगर वर्ड हटा देते हैं तो फेवरेबल कर लेते हैं। मेरा फेवरेबल आउटकम क्या है, ठीक है। फेवरेबल आउटकम मेरा क्या है कि उन 20 बल्ब में से फॉल्टी कितने निकलेंगे, ये मेरा फेवरेबल आउटकम, समझ लो बात, ठीक हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कहेंगे इसे, क्यों मेरे पास हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है। और आर क्या हो गया भाई मेरे पास, आर मेरे पास है नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम्स, ठीक है। ये हमेशा क्वेश्चन में डिफाइन होगा कि कितने हैं, ठीक हो गया। ये चीज हमेशा क्वेश्चन में डिफाइन होगी कि नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम्स मेरे पास कितने हैं, ठीक हो गया बच्चों। आ जाओ अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोबारा से। 2% फेलियर रेट है, तो मैंने कहा ये तो मेरी पी हो गई 0.02। याद रखना परसेंटेज को प्रोबेबिलिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड बाय 100 करके। तो क्यू मेरे पास हो जाएगा 0.98, ठीक है। एन मेरे पास हो गया ये, ठीक हो गया। आर क्या होगा मेरे पास, कोई बताएगा। At most 2 of them are faulty, at least
एटमोस्ट 2 ऑफ देम आर फॉल्टी का मतलब हो गया कि ज्यादा से ज्यादा मेरे पास 2 खराब है। एटमोस्ट 2 ऑफ देम आर फॉल्टी, ज्यादा से ज्यादा 2 खराब है। इट मीन्स कि मेरे पास एक भी खराब नहीं हो सकता, एक खराब हो सकता है, 2 खराब हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा खराब नहीं हो सकते। ठीक है, तो आर मेरे पास हो गया अभी 0 1 2। ठीक हो गया। अब बाइनोमियल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? अल्लाह भला करे, बाइनोमियल का फॉर्मूला कहता है एन सी आर पी आर क्यू एन माइनस आर। पी क्या है, एन क्या है, आर क्या है, ये सब पीछे डिफाइन कर चुका हूं। अब ये सी क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन क्या होता है भैया? कॉम्बिनेशन ये होता है कि हमारे पास कितने सेलेक्टिव केसेस बन सकते हैं, वो कॉम्बिनेशन होता है, कितनी सिलेक्शंस बन सकती हैं। तो कॉम्बिनेशन हमारे पास कैलकुलेटर में एक फंक्शन है, शिफ्ट दबा के डिवाइड, वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आई होप सबको मालूम ही होगा। ठीक हो गया, ऑन सीन है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो इट विल बी 20 C0 0.02। जी जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे, मैं इसे जल्दी से खत्म करूंगा, बस अभी इसके 3-4 क्वेश्चंस करेंगे और फिर नॉर्मल करेंगे। ठीक है, 0.98 और 20 माइनस 0 20 हो गया। ठीक हो गया भाई, प्लस, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक केस तो नहीं है ना, हमारे पास तो कितने केस हैं? 3 केसेस है, 0 1 2, ऐसा ही है। तो चलो दूसरा केस क्या बनेगा? 20C1। डेट्स इट, बस ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो, जल्दी से मुझे बता दो अगर कोई कंफ्यूजन है तो। ये मेरे पास टोटल बाइनोमियल है, ठीक है, लेकिन मसला ये है कि चलो बाइनोमियल और नॉर्मल का क्वेश्चन तो समझ में आ गया, लेकिन अब बाइनोमियल और नॉर्मल में से कौन सा लगना है, ये भी मेरे पास एक बात है। तो इस पे भी अब हम बात करेंगे। ठीक हो गया, ऑन सीन है। अच्छा जी, तो मैं जरा पहले कुछ कंडीशंस बता दूं कि बाइनोमियल कब लगाया जाता है, फिर मैं तुम लोगों को 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर हम लोग नॉर्मल पे चलेंगे। ठीक हो गया। कंडीशंस फॉर बाइनोमियल। अच्छा, एंड नॉर्मल भी कर लेते हैं, पहले वो कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं जो तुम लोग दोनों में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, फिर वो कंडीशन डिस्कस कर लेंगे जो सिर्फ बाइनोमियल की है। आउटकम्स आर परसीव्ड एज ईदर सक्सेस और फेलियर। आउटकम्स आर perceived as either सक्सेस और फेलियर। क्या मतलब हुआ? जो आउटकम है उसके 2 ही ऑप्शन है, या तो सक्सेस या तो फेलियर। ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। अच्छा भाई, ये बात मैंने ऊपर भी बोली थी कि इंडिपेंडेंट क्या सीन है, अभी बताता हूँ। ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट या आउटकम्स आर इंडिपेंडेंट, मतलब देखो मैं एक बल्ब उठा रहा हूँ, वो फॉल्टी निकलेगा या नहीं निकलेगा, इसका अगले वाले बल्ब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये मतलब है इंडिपेंडेंट होने का। ठीक है, मैंने एक बल्ब निकाला, फॉल्टी है, मैंने रख दिया। अब ऐसा नहीं है कि अगर ये फॉल्टी है तो भाई दूसरा भी फॉल्टी होगा, नहीं, ये बल्ब अलग था, नेक्स्ट बल्ब अलग था, तो सबकी प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट है, किसी की एक दूसरे पे नहीं हो रही। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज कांस्टेंट फॉर ऑल ट्रायल्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई
वही बात जो ऊपर की हम लोगों ने कि पहले के लिए प्रोबेबिलिटी ये है तो दूसरे के लिए चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं, सबके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वही रहेगा, ठीक है, सबके लिए वही हमारे पास प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक हो गया, ऑन सीन से कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा जी, ये हमारे पास हो गई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो बाइनोमियल और नॉर्मल दोनों के लिए कंडीशन। अब एक कंडीशन वो बता रहा हूं जो सिर्फ नॉर्मल पे लगेगी, NP greater than 5, sorry less than, NP less than 5 और NQ लेस देन 5। अच्छा, और से मुराद ये है कि अगर कोई एक भी लेस देन 5 हुआ तो बाइनोमियल ही बनेगा, अगर दोनों ग्रेटर देन 5 हुए तब जाके नॉर्मल बनेगा। ठीक हो गया, तो अगर वो कभी तुम लोग से पूछता है कि हम इस पे बाइनोमियल क्यों लगा रहे हैं, तो तुम लोग ये और इनमें से भी कोई बात कर सकते हो। ठीक हो गया, ऑन सीन में ये सारी बातें याद रखना। अगर वो कहता है कभी नॉर्मल क्यों लगा रहे हो, तो ये सारी बातें भी कर सकते हो, मतलब करोगे, और NP ग्रेटर देन 5 एंड NQ ग्रेटर देन 5 ये भी लिखोगे ऑन सीन में। आई होप यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो। अच्छा जी, तो हम क्योंकि बाइनोमियल और नॉर्मल की बात साथ ही कर रहे हैं, तो मैं जरा एक बात बता दूं, ये बाइनोमियल लिखने का तरीका हो गया, ये हमारे पास नॉर्मल लिखने का तरीका हो गया। बाइनोमियल और नॉर्मल की वर्डिंग सेम होती है। अगर तुम लोगों को डायरेक्ट पहचानना है, ये NP है और NQ निकाल के नहीं देखना, तो मैं तुम लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं। बाइनोमियल के लिए हमारे पास स्मॉल वैल्यूज ऑफ n इस्तेमाल होती है, मींस इन रेंज ऑफ 1 नहीं 1 तो नहीं, इन रेंज ऑफ 3 से लेके 20 तक की रेंज में अगर आ रहा है n तो ये बाइनोमियल होता है, और बिगर वैल्यूज n की बिगर वैल्यूज होती हैं तो वो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाता है। लेट सपोज मैंने कहा कि 50 से लेके 1000 2000 जो भी एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन बड़ी वैल्यूज n की अगर वैल्यूज बड़ी होंगी तो नॉर्मल, n की वैल्यूज अगर छोटी होंगी तो बाइनोमियल। कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो। हाँ बच्चों, कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो। ठीक हो गया। अच्छा, और दूसरी कंडीशन वही बस, NP लेस देन 5 और NQ लेस देन 5, NP ग्रेटर देन 5 एंड NQ ग्रेटर देन। ठीक हो गया। वेरिएंस of binomial and normal is root NPQ, sorry NPQ। ठीक है, और मीन जिसे एक्सपेक्टेड वैल्यू और एवरेज भी कहा जाता है of binomial and normal is NP। ठीक है, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन तो सबको पता ही होगा, रूट NPQ ऑन सीन है। तो ये तीन बातें याद रखना। तो बाइनोमियल की जितनी बातें थी मैंने बता दी। अगर NPQ में से कुछ पूछना है तो पूछ लो, अगर कंडीशंस में से कुछ पूछना है तो पूछ लो। बाकी फॉर्मूला है, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट कर देता हूं ये सारी बातें। ये सारी बातें हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। फॉर्मूला, NPQ क्या है, R क्या है, और कंडीशंस। ठीक है, ये हमारे पास बाइनोमियल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा जी, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है इस सब में। ठीक हो गया, तो बाइनोमियल के सवाल करते हैं कुछ फिर आगे चलते हैं।
अच्छा, बाइनोमियल का एक ऐसा सवाल जिसमें लॉग लगता है वो भी मैं नीचे ले आया हूँ। बाइनोमियल के सवाल मुश्किल नहीं होते, बहुत इजी होते हैं। एक ही सवाल मुश्किल होता है लॉग वाला, वो भी मैं नीचे ले आया हूँ। पहले मैं ये दोनों तुम लोगों को करा दूं, फिर मैं वो जाके करा दूंगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो वो क्या कहता है, अ बैग कंटेन 6 येलो 14 रेड बॉल्स, 8 balls are drawn at random from the bag with replacement। अच्छा जी, 8 balls निकाली हैं विद रिप्लेसमेंट। तो सबसे पहली बात तो मैं क्या कहूंगा, सबसे पहली बात मैं कहूंगा कि हमारे पास ये जो 8 बॉल्स बोली हैं, ये 8 बॉल्स का सैंपल ले लिया। ठीक हो गया? आर ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द विद रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 येलो बॉल्स बीइंग ड्रॉन। प्रोबेबिलिटी निकालनी है एग्जैक्टली 2 येलो बॉल्स आर ड्रॉन। तो मैंने कहा रुक जाओ, पहले एन पी क्यू आर सब डिसाइड कर लो। तो एन हमारे पास हो गया, अल्लाह भला करे 8। तुम लोग कहो क्यों सर 8 ही क्यों लिया आपने? देखो 8 इस वजह से लिया क्योंकि आउटकम्स हमारे पास जो हैं वो होते हैं एन, तो टोटल आउटकम्स तो 8 है ना। आउटकम्स क्या है, 8 बॉलें निकाली हैं तो आउटकम्स तो वो होंगे। ठीक है, हर बॉल की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, यही बात हुई थी बाइनोमियल की कंडीशन में था ये। तो देख लो, रिप्लेसेबल पे बनाया, नॉन रिप्लेसमेंट पे नहीं बनाया, विदाउट रिप्लेसमेंट पे नहीं बनाया, रिप्लेसमेंट पे ये केस बनाया इन्होंने। ठीक हो गया? अच्छा, पी की प्रोबेबिलिटी बता दो, पी क्या है अभी? येलो बॉल है अभी के लिए पी। येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी है 6/20। तो क्यू क्या हो गया, 1 - 6/20, डेट इज 14/20। ठीक हो गया। आर क्या है, पहले पार्ट के लिए एग्जैक्टली 2 है तो आर 2 है सिर्फ, बस। दूसरे पार्ट के लिए लेस देन 3 है तो इट मींस के 0 1 2 बस फॉर बी पार्ट, फॉर ए पार्ट। और एटलीस्ट 1 येलो बॉल बीइंग ड्रॉन। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हो गया, एक और एक से ज्यादा। एटलीस्ट का मतलब होता है एक और एक से ज्यादा। तो 1 2 3 4 5 6 20 तक जाऊं मैं? नहीं, 8 तक जाऊं? बहुत लंबी नहीं हो जाएगी? लंबी हो जाएगी। तो मैंने कहा एक काम करते हैं ना, 1 से लेके 8 तक सारा हमारा आर है, 0 हमारा आर नहीं है। तो अगर मैं 1 माइनस कर लूं आर 0 निकाल कर, तो कहानी चल सीन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं सी पार्ट कर रहा हूं, और आई थिंक मेरे ख्याल से ए भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो भाई सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट कहता है एटलीस्ट 1 येलो बॉल। तो मैं कहूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 R0 कितनी है? तो तुम लोग कहोगे सर आप फॉर्मूला लगाएं, 8C0 P की वैल्यू 6/20 की पावर 0 और Q की वैल्यू 14/20 की पावर 8। ठीक हो गया? अब ये जो प्रोबेबिलिटी निकली डेट इज 14/20 की पावर 8, इसे 1 माइनस कर दे। क्यों 1 माइनस कर दें भाई? इस वजह से 1 माइनस कर दें क्योंकि हमारे पास क्या हो गया, टोटल हमारे पास क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तक था, 7 8 तक था। और हम लोगों ने कहा कि सिर्फ एक 0 वाला केस नहीं आ रहा, तो मैंने कहा टोटल होती है प्रोबेबिलिटी 1, तो 1 में से 0 वाला केस इमिट कर देता हूँ, बाकी केस बच जाएंगे। ठीक हो गया? ऑन सीन्स है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो। आई होप ये टॉपिक अब क्लियर होगा तुम लोगों को। तो मेरे ख्याल से बस उसी वाले क्वेश्चन पे चल लेते हैं, बाकी ये क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा, तुम लोग इसे सॉल्व कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बाद में पूछ लेना। हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना रह जाए, पूरा बाइनोमियल कंप्लीट हो जाए हमारा। तो देखो इस क्वेश्चन में कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टाइप ऑफ सीड germinating under optimum condition is 2/5. Find the minimum number of seeds which must be used so that the probability of at least one seed germinating is greater than 0.99। अच्छा जी, देखो सबसे पहले तो तुम लोगों को इंग्लिश आनी चाहिए और तुम लोगों ने इंग्लिश से काम करना है, सारा खेल इंग्लिश का इसके अंदर। ठीक हो गया? अब सुनो होगा क्या। मैंने कहा
The probability of a type of seed germinating under optimum condition is 2/5. So find the minimum number of seeds which must be used so that the probability of at least one, यहां से शुरू करते हैं, at least one is greater than 0.99. अच्छा जी, तो मिनिमम नंबर ऑफ सीड्स निकालने हैं, नंबर ऑफ सीड्स दिया ही नहीं, मतलब जो रैंडम केस जो हमारा n था ना वो गिवन ही नहीं. अच्छा, तो अगर n गिवन नहीं है तो क्या करें? कोई मसले की बात नहीं है, n को n ही लूंगा मैं. ठीक हो गया, n तो मेरे पास n ही रहा. p क्या है मेरे पास 2/5, q क्या है मेरे पास 3/5, r क्या है मेरे पास, r मेरे पास है एटलीस्ट वन का मतलब है 1 से लेके सारे आखिर तक n तो नहीं पता, तो कौन नहीं है, 0 नहीं है, तो r मेरे पास हो जाएगा 1 से लेके n तक. तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं r 0 की और उसे 1 माइनस कर दूं तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जो मैं निकालने वाला हूं. ठीक है, तो जरा कर लेते हैं. 1 माइनस क्या हो जाएगा, n की जगह n ही, c 0, p क्या है मेरे पास 2/5 की पावर 0 और ये हो गया 3/5 की पावर n माइनस 0. ठीक हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस एन सी 0 होता है 1, कोई भी चीज c 0 में होती है तो 1 होती है, तो ये भी 1 ये भी 1, तो ये बच गया मेरे पास 3/5 की पावर n. ये जो प्रोबेबिलिटी निकली है वो कह रहा है कि ग्रेटर देन है 0.99. तो जो बात उसने लिखी थी वो बात तो मैंने पूरी तुम लोगों के सामने साफ साफ लिख दी, लेकिन उसने कहा था फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सीड्स. नंबर ऑफ सीड्स मतलब n ही है ना, वही सैंपल उठाया हमने, तो मिनिमम नंबर पूछ रहा है इसका. तो मैंने कहा इनइक्वालिटी को सॉल्व करता हूँ, खुद ही पता चल जाएगा. अच्छा जी, आ जाओ जरा. 1 माइनस 0.99 ग्रेटर देन 3/5 की पावर n. ठीक है, तो ये हो गया 0.01 ग्रेटर देन 3/5 की पावर n. ठीक है, अब मैंने कहा क्या करूं, देखो जब भी पावर n में होता है तो उसे नीचे लाने के लिए हम लोग lg लगाते हैं. lg का कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए lg के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है. तो तुम लोग क्या करोगे, अभी जो मैं तरीका बता रहा हूं अब उस तरीके को रट लोगे कि जब भी इस तरह का सवाल आएगा जिसमें पावर n होगी, बाइनोमियल का क्वेश्चन होगा, तो वो लॉग से ही होना है. तो lg बोथ साइड कर दो, lg का ऑप्शन कैलकुलेटर में है, lg 0.01 ग्रेटर देन lg 3/5. अच्छा, जो पावर इधर होती है ये इधर आ जाती है लॉग की वजह से, तो n वहां से गायब हो जाएगा. ठीक हो गया. अच्छा, अब lg 3/5 को वहां उठा के फेंको, n और n की तरफ आप मुंह मोड़ दो. अब तुम लोगों को क्यों सर इनइक्वालिटी का मुंह क्यों मोड़ा, देखो हमेशा मोड़ूंगा. क्यों मोड़ूंगा, क्योंकि lg 3/5 अगर तुम लोग सॉल्व कर लो तो तुम लोग एक चीज देखोगे कि lg 3/5 हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है और हमेशा ही नेगेटिव आएगी. तुम लोग कहो सर क्यों नेगेटिव आएगी, क्योंकि lg हमेशा लेस देन 1 पे नेगेटिव होता है. तो लेस देन 1 पे अगर नेगेटिव होता है तो प्रोबेबिलिटी तो होती ही लेस देन 1 है, तो हमेशा वो क्या होगा हमारे पास लेस देन 1 ही होगा. ठीक हो गया, तो अगर वो लेस देन 1 ही होगा हमारे पास तो चिल सीन्स है, ऐसा ही है, लेस देन 1 के चिल सीन्स थे हमारे पास, तो वो मेरे पास नेगेटिव नेगेटिव, ये भी नेगेटिव वो भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएंगे नीचे आके, लेकिन साइन चेंज होगा. ठीक हो गया, तो अब तुम लोग इसे सॉल्व करो तो ये कह रहा होगा n इज ग्रेटर देन कोई वैल्यू. ठीक है, निकाल लो जरा क्या वैल्यू दे रहे हैं. तुम लोगों के कैलकुलेटर में लॉग का ऑप्शन होगा, LOG लॉग जो लिखा हुआ है सिर्फ वो वाला लिखना है, दूसरा वाला लॉग नहीं लेना. ठीक हो गया. अच्छा, इस लॉग की जगह तुम लोग ln भी लोगे तो कोई मसले की बात नहीं है. तो आंसर आ रहा है 9.05. ठीक हो गया, तो अल्लाह भला करे 0.15 आ रहा है, तो मैं कहूंगा n 9.015 से बड़ा है,
तो लीस्ट एन क्या होगा, एन पॉइंट में तो हो नहीं सकता, तो लीस्ट एन जो मिनिमम एन होगा वो एन इज इक्वल्स टू 10 होगा। ऐसा ही है ना, एन की बाकी सारी वैल्यूज देखो ऊपर ही जाए जा रही है, ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास 9 से ऊपर ही जाए जा रही है, तो नीचे कौन बच रहा है हमारे पास, सिर्फ एन, 10, सबसे कम वैल्यू 10 बच रही है, तो वो हमारे पास हो जाएगा n10 हमारा आंसर। ठीक हो गया, कोई कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो। ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। अच्छा जी,